हेलो दोस्तों, कैसे हो। बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। ये हमारी ऐप है तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर के बारे में इंट्रोडक्शन आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में आएगा, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर आएगा, बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर आएगा, जनरेशन आएंगे, टाइप्स आएंगे, कंप्यूटर आर्किटेक्चर आएगा, कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर इज़ ए कॉमन ऑपरेटिव मशीन पर्पस यूज टू टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशन रिसर्च के लिए कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है, ये सबको पता है। और ध्यान रखना, ये जो फुल फॉर्म है ना, ये ऑफिशियल फुल फॉर्म नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशन रिसर्च, ये फुल फॉर्म ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं है, ये सिर्फ एक बैकग्राउंड है जो याद रखने के लिए यूज़ की जाती है। एग्ज़ाम में इसको ऑफिशियल फुल फॉर्म मत लिखना, ठीक है। फिर कंप्यूटर का मीनिंग क्या होता है, देखो कंप्यूटर का जो शब्द है लैटिन वर्ड से आया है, कंप्यूटर है, ठीक है, से आया है। कंप्यूटर का मतलब होता है टू कैलकुलेट, गिन करना होता है, मतलब कैलकुलेट करना किसी चीज़ को, या टू सॉल्व टुगेदर, या मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है, उसको इसका मीनिंग होता है वो। पहले 1640 के आसपास कंप्यूटर उस इंसान को बोला जाता था जो कैलकुलेशन करता था, ठीक है। 1640 के आसपास कंप्यूटर उस इंसान को बोला जाता था जो सॉल्व करता था। बाद में नाम इलेक्ट्रॉनिक मशीन के लिए यूज़ होने लगा जो कैलकुलेशंस और डेटा प्रोसेसिंग करती है, ठीक है। तो अब डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटर एंड कंप्यूटर में क्या फ़र्क रहता है, देखो भाई, सबसे पहले कैलकुलेटर की बात करते हैं, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है, छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जैसे बेसिक काम करता है, ठीक है। और कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर से बहुत एडवांस मशीन है, कैलकुलेशन के साथ डेटा स्टोर करता है, सॉफ्टवेयर चलाता है, इंटरनेट यूज़ करता है, डॉक्यूमेंट, वीडियोस, गेम्स और प्रोग्रामिंग भी करता है। अब कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। इस प्रोसेस को आईपीओ साइकिल कहते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट कहते हैं, ठीक है। अब आईपीओ सर्कल क्या होता है, जैसे इनपुट, यूज़र कंप्यूटर को डेटा या इंस्ट्रक्शन देता है, एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या माइक्रोफोन। प्रोसेस करता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेस करता है, ठीक है। इनपुट का प्रोसेस करता है, डेटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। आउटपुट, प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट यूजर्स को दिखाए जाते हैं, एग्जांपल मॉनिटर, प्रिंटर या स्पीकर, ठीक है। तो ये होता है भाई इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ठीक है। तो अब नीचे आ जाते हैं। कंप्यूटर की कुछ खास क्वालिटीज़ होती हैं जो यूज़ इंसान से अलग और पावरफुल बनाती है, जो उस इंसान से अलग एंड पावरफुल बनाती हैं। जैसे स्पीड, कंप्यूटर बहुत तेज़ स्पीड से काम करता है, सेकंड में लाखों करोड़ों कैलकुलेशन कर सकता है। कंप्यूटर की स्पीड यहाँ देख सकते हो, गीगा हेज़ेड में मेज़र की जाती है। HZ इसकी शॉर्ट फॉर्म HZ भी होगी, MHZ भी होगी, GHZ भी होगी, में मेज़र की जाती है। कैलकुलेटर से 2 मिनट लगने वाला काम कंप्यूटर 1 सेकंड में कर देता है, ठीक है। तो स्पीड एंड फास्ट प्रोसेसिंग होता है, ध्यान रखना। और ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये जो मैंने आपको शॉर्टकट फॉर्म भी बता दी और ये भी देख लेना, ठीक है। एक्यूरेसी क्या होता है, कंप्यूटर ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है, ठीक है। अगर इनपुट सही हो तो आउटपुट भी सही होगा, अगर आप इनपुट बढ़िया दे रहे हो तो आउटपुट भी होगा, ठीक है। गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट की बात करते हैं। इसको फुल ऐसे GIGO, ठीक है, ध्यान रखना इसकी, ये फुल फॉर्म में आती है। इसका मतलब होता है गलत इनपुट गलत आउटपुट, ठीक है। सही इनपुट तो सही आउटपुट मिलेगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब इसका होता है गलत इनपुट दोगे तो गलत आउटपुट आएगा, सही इनपुट दोगे तो सही इनपुट आएगा, आउटपुट आएगा, ठीक है। जैसे आप करोगे 5 + A तो पता क्या आएगा, एंटर करोगे तो एरर या गलत रिजल्ट बताएगा। ये कंप्यूटर है, इसको, ठीक है, इस चीज़ की इंफॉर्मेशन थोड़ी पता लग जाती है। फिर रिलायबिलिटी क्या होता है, कंप्यूटर हमेशा सेम इनपुट पर सेम आउटपुट देता है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। एग्जांपल 2 × 5 हमेशा 10 ही रहेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसका मीनिंग यही होता है।
अब डिलीजेंस क्या होता है? कंप्यूटर कभी थकता नहीं, ना ही बोर होता है, ठीक है। तो जैसे इंसान बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, यार ये नहीं करूँगा, ऐसे नहीं करता है। नो बोर होता है और ना ही कंसंट्रेशन लूज करता है। 24/7 बिना ब्रेक काम कर सकता है। बैंक सर्वर दिन रात कंटिन्यूसली काम करते हैं, आपको पता होगा। तो कंप्यूटर ये है डिलीजेंस है, ठीक है। फिर वेरेस्टिलिटी एंड ऑटोमेशन पे बात करते हैं। वेरेस्टिलिटी होता है कंप्यूटर एक मशीन से अलग अलग काम कर सकते हैं। टाइपिंग कर सकते हैं, गेमिंग कर सकते हैं, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं भाई, एंड प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, बैंकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेशन क्या होता है? प्रोग्राम स्टार्ट करने के बाद कंप्यूटर ऑटोमेटिकली इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। हर स्टेप पर यूज़र की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे विंडो अपडेट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं ऑटोमेशन। तो मुझे आप समझ गए होंगे, ठीक है। एग्जांपल मैंने बता दी, जैसे विंडो अपडेट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। इसमें कोई फीलिंग नहीं होती है, कंप्यूटर के पास कोई इमोशंस नहीं होते हैं या इंटेलिजेंस नहीं होती। जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वही फॉलो करता है, खुद से डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। फिर नीचे बचा डेटा हैंडलिंग। तो इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, कंप्यूटर बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकता है, डेटा का बहुत टाइम तक सेफ रख सकता है, ठीक है। तो हमारा जो स्टोरेज है वो इनबिल्ट होती है। प्राइमरी स्टोरेज को इनबिल्ट कहा जाता है, जो कंप्यूटर में होती है ऑलरेडी पहले से, एज वेल एज वे स्टोरेज कैपेसिटी। सेकेंडरी मेमोरी भी होती है इसमें, ड्राइव या एसएसडी आपने लगाया है या उसमें है, फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ठीक है। तो ध्यान रखना। डेटा प्रोसेसिंग एंड रीयूजेबिलिटी। कंप्यूटर कैन हैंडल बोथ स्ट्रक्चर्ड डेटा लाइक टेबल्स एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा लाइक टेक्स्ट। ये सब डेटा इजीली वो स्टोर कर सकता है अपने सर्वर पे, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी का कैसे पता चलता है? जैसे मतलब किस लैंग्वेज में क्यों किया जाता है? जैसे 8 बिट्स 1 बाइट, ठीक है। 1024 बाइट्स 1 KB, फिर 1 KB नहीं सॉरी है 1024 बाइट्स 1 KB होता है। फिर 1024 KB होता है 1 MB होता है। 1024 1 GB हो जाता है। 1024 GB 1 TB हो जाता है। फिर TB PB MB ऐसे चलता रहता है, ठीक है। नहीं MB पहले आ गया, इसके बाद PB आएगा, ठीक है। कंप्यूटर को याद करने का, कंप्यूटर डेटा को मेमोरी में सेव करता है, जब चाहे उस डेटा को रिट्रीव कर सकते हो आप। कंप्यूटर कुछ भी बोलता नहीं जब तक डेटा डिलीट ना हो। बट अभी AI आया है, तो AI में क्या होता है कि वो उसको पता लग जाता है। अगर आपके फ़ोन में AI एक बार बताना उसको कि मेरा नाम ये है, 10 दिन बाद भी पूछोगे ना कि मेरा नाम क्या, वो बता देगा कि आपका नाम ये है, क्योंकि उसको पता लग जाता है, ठीक है। ये कंप्यूटर की अभी बात करें, बट अभी जो AI आया, ध्यान रखना AI इससे टोटली अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। तो उसका हम अलग से करते हैं। फिर एक बार मैं यहाँ तक तो आ चुके हैं, बस इससे ऊपर जो हमने पढ़ा वो रिवीजन करा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है भाई। GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मैंने आपको कहा जैसा डेटा दोगे वैसा ही, जैसा आप इनपुट दोगे वैसा ही आउटपुट देगा। गलत दोगे तो गलत इनपुट देगा, सही इनपुट दोगे तो सही आउटपुट भी देगा, ठीक है। फिर डिलीजेंस क्या होता है? कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, ठीक है। इसका मीनिंग यही होता है इसका। फिर वेरेस्टिलिटी क्या होता है? मल्टीपर्पस मशीन है, सब काम कर सकती है मोस्टली। ऑटोमेशन होता है, ऑटोमेटिक काम करती है। स्टोरेज क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं इसमें। रिलायबिलिटी क्या होता है? सेम इनपुट दोगे सेम आउटपुट देगा भाई, ठीक है, मतलब उसी के रिलेटेड दे दे, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। फिर हम नीचे आ जाते हैं, फिर हम पढ़ेंगे फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, ठीक है। चार्ल्स बेबेज है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। एलन ट्यूरिंग। कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड बाय जॉन वन न्यूमन। फिर आगे फर्स्ट स्पेशल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस ओनली वाज डेवलप्ड बाय जॉन विंसेंट एंटनसॉफ, क्लिफोर्ड एंड बेरी, ठीक है, इन्होंने किया था। ट्रांजिस्टर वर इन्वेंटेड बाय बेल लेबोरेटरी बाय शोकले बर्डन, ब्रिटेन में किया था। जैक एस्टिकलर invented integrated chip IC. Siddhartha was the first computer developed in India. ध्यान रखना। stored program concept was developed by वॉन ने किया था ये भी। एडविक was invented by जॉन वन ने किया था ये, ठीक है।
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनमें से देखना एक दो क्वेश्चन फंसते फंसते पर ये रट्टा लगा लेना भाई, तो नीचे आ जाते हैं भाई। कंप्यूटर के एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। हम करते हैं शुरुआती दौर, प्री कंप्यूटर, कब से कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी, ठीक है। ये 1940 की बात है, प्री 1940 से पहले की बात है। मॉडर्न कंप्यूटर बनने से पहले लोग कैलकुलेशन के लिए मैकेनिकल डिवाइस यूज़ करते थे। इन इन्वेंटेशन ने आज कंप्यूटर को फाउंडेशन रखी है। सबसे पहले एबकस कब आया भाई? एबकस मेसोपोटामिया प्रेजेंट डे इराक में, ठीक है, मेसोपोटामिया इराक में, ध्यान रखना। तो इसमें रॉड और बीड्स मोती होते थे, मोती आपने देखा होगा, मोती की माला, तो इसमें होते थे भाई। इसमें रॉड और बीड्स मोती होते थे, ऐसे टाइप होता था। मैं आपको बता देता हूँ बॉक्स, इसमें वो डंडे लगे रहते थे, ऐसे बीड्स उसमें लगे रहते थे, ठीक है। आई डोंट नो किस तरह कैलकुलेट करते थे, शायद दो ऊपर रखे तो ऐसे ऐसे करके कुछ ऐसे करते थे कैलकुलेट, ठीक है। तो बेसिक अर्थमेटिक जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, जो माना जाता है कि ये शायद, ठीक है। एग्जाम के लिए इसमें याद रखने के लिए फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस एबकस है। ओरिजिन कहाँ हुआ था? मेसोपोटामिया में हुआ था, जो कि अभी इराक में, और टाइम अराउंड 2700 BCE में हुआ था, ठीक है। एबकस की बात हो रहे हैं। फिर हो गए नेपियर बोन्स, 1617 ईस्वी की बात करें। इसको इन्वेंट किया था जॉन नेपियर ने, ठीक है। उसने अपने सरनेम से इसको नाम दिया था। ये रॉड हड्डियों जैसी स्टिक के साथ सेट था, तभी इसने बोन अगर बोला तो डेफिनेटली इससे पास में। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को इजी बनाए, ठीक है, और जॉन नेपियर ने दिया था। और लॉगरिथम का कंसेप्ट भी इसी ने दिया था, ठीक है, जॉन नेपियर ने दिया था, ध्यान रखना। तो पैस्कलाइन के बारे में पढ़ते हैं। इन्वेंट सॉरी इसके बारे में एक और बात, 1617 में, हाँ ये चलो लिखा हुआ हम। पैस्कलाइन 1642 की बात कर रहे हैं अब, ठीक है। तो इन्होंने इन्वेंट किया था ब्लेज पैस्कल, फ्रांस में। पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता था, इसे एडिशन मशीन भी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम पॉइंट में ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं। इन्वेंट किसने किया था? बेसल पैस्कल ने किया था, ईयर 1642 में, ठीक है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। ये फ्रेंच मैथमेटिशियन जो भी था, फ्रेंच मैथ का था, वहाँ का फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर किया था, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जाए, ऑटोमेटिंग मशीन भी उसको कहा जाता है। फिर आगे लीबनिज कैलकुलेटर 1673 में ये किया गया था। ये इन्वेंटर इसका गोटिफ्राइड था। पैस्कलाइन का इम्प्रूव्ड वर्जन था, एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन भी ये करता था, वो डिवीजन भी कर सकता था, ठीक है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना भाई। मॉडर्न हो गया था थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, मतलब इन से। तो फिर चार्ल्स बेबेज आ गया, काफ़ी फेमस थे, 1822 से 1837 के बीच में। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। उन्होंने दो इंपॉर्टेंट मशीन डिज़ाइन की, एक था डिफरेंस इंजन, एक एनालिटिकल इंजन था। ये मशीन मॉडर्न कंप्यूटर के फाउंडेशन बनी, ठीक है। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, और ये भी बताया जा सकता है चार्ल्स बेबेज ने कौन सी चीज़ों को डिज़ाइन किया था। एक डिफरेंस इंजन, एक एनालिटिकल इंजन को किया था, ठीक है। काफ़ी माना जाता है भाई। अब डिफरेंस इंजन क्या होता है? ये चार्ल्स बेबेज ने इसको इन्वेंट किया था। पहले ऑटोमेटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर था ये, ठीक है। टेबल, स्क्वायर, क्यूब, लॉगरिथम कैलकुलेट करता था, सिर्फ फिक्स्ड कैलकुलेशंस कर सकता था। इसमें प्रोग्रामिंग पॉसिबल नहीं थी, अभी भी प्रोग्रामिंग पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। फिर एनालिटिकल इंजन की बात कर रहे थे, 1837 में आया। ये डिफरेंस इंजन का एडवांस वर्जन था, ठीक है। इस मशीन में मॉडर्न कंप्यूटर का ऑलमोस्ट सारे पार्ट थे, जैसे इनपुट, पंच कार्ड्स, प्रोसेसर, मिल, आज का CPU, फिर मेमोरी, स्टोर, आज का रैम और स्टोरेज, आउटपुट यूनिट। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये प्रोग्रामेबल मशीन 3, ये, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसीलिए फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर डिज़ाइन भी कहा जाता है, इसे फर्स्ट जनरल कंप्यूटर डिज़ाइन भी कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम के लिए। तो
आदा लवलेस की बात करते हैं, दुनिया का फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम मानी जाती है। ठीक है, चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन के लिए प्रोग्राम लिखी, इस वजह से उन्होंने पहले प्रोग्रामर कहा जाता है। एग्ज़ाम पॉइंट से ये बन सकता है कि फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर कौन है, वो है आदा लवलेस। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। बाकी यहाँ पे आपके लिए एक बढ़िया सा टेबल डाला हुआ है। एबेकस कहाँ पे इन्वेंट हुआ, इराक में, मेसोपोटामिया में हुआ। बीड्स एंड रॉड्स होती थी इसमें, 100 बहुत सारी, यूज्ड इन बेसिक अर्थमेटिक एंड स्क्वायर रूट के लिए यूज़ किया जाता था। नेपियर बोन, जॉन नेपियर ने इसको किया था। 3D रॉड्स विद नंबर ऑफ 0 to 9 यूज्ड, ये वाला मेथड यूज़ करते हुए मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन करता था। ठीक है, पैस्कलाइन इसका ना इन्वेंटर ये था। रेक्टेंगुलर बॉक्स विद 8 डिस्क्स, मैकेनिकल एडर, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर, परफॉर्म्ड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता था। ठीक है, बाकी हो गया जैकॉर्ड लोम हो गया, जोसेफ ने किया था ये। यूज पंच्ड कार्ड विद वीविंग सिल्क पैटर्न्स, सिंप्लीफाइड टेक्सटाइल वीविंग। ठीक है, एनालिटिकल इंजन में चार्ल्स बेबेज ने किया था। फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर का माना जाता है। यूज डेसिमल सिस्टम, स्टोर प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था। ठीक है, बेसिस फॉर मॉडर्न कंप्यूटर के लिए। ठीक है, टेबुलेटिंग मशीन हरमैन ने किया था। यूज पंचिंग कार्ड, इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन, ये सेंसस में यूज़ हुई थी 1890 में यूएसए में। मार्क फर्स्ट होवार्ड, लार्ज मशीन विद स्विचेस एंड काउंटर्स, मैनुअल डेटा, यूज्ड इन WW वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। मैग्नेटिकल ड्रम स्टोरेज, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इसको यूज़ किया गया था। फिर आगे आ गया सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एनिक हो गया, JK क्यार्ड ने किया था ये। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। यूज 20 एक्यूमुलेटर, साइंटिफिक टास्क, वेदर प्रेडिक्शन, ऑटोमेटिक एनर्जी, इन चीज़ों के लिए इसको यूज़ किया जाता था। ठीक है, एडसेक आ गया। फिर वल्किस ने इसको किया था, M वल्किस ने। फर्स्ट कंप्यूटर स्टोरेज प्रोग्राम एंड डेटा मेमोरी, यूज्ड मरकरी डिले लाइन एंड वैक्यूम ट्यूब इसमें यूज़ की गई थी। ठीक है, UNIVAC ये भी इकार्ट ने किया था। फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था। लार्ज इनपुट एंड आउटपुट कैपेबिलिटीज़ थी इसमें। मैग्नेटिक टेप्स यूज़ होते थे इसमें। ठीक है, IBM 650, IBM कंपनी 1953 में कन्वर्ट करेक्टर इनटू 2 डिजिटल डेसिमल कोड में, यूज फॉर पेरोल, आई रेफिनरी डिज़ाइन एंड मार्केट एनालिसिस के लिए इसको यूज़ किया जाता था। ठीक है, ये जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आपको 0 to अभी तक जो रिसेंट में चल रहा सिस्टम उधर तक का पता लग जाए। ठीक है, फिर हमारी बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर की रहती है, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, बुक पब्लिशिंग हो गया, पर्सनल हो गया, अकाउंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है, मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है, बैंक के लिए यूज़ किया जाता है, गेम, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, बिजनेस। अभी के टाइम पूरे वर्ल्ड कंप्यूटर पे डिपेंड है। एक बार अगर बंद हो गया ना, कांड हो जाएगा। जैसे अभी रिसेंट में अमेरिका ने अटैक किया था वेनेजुएला पे, उन्होंने पूरे सिस्टम उनके हैक कर दिए थे, क्योंकि हमारे पास हर एक के पास माइक्रो का सॉफ्टवेयर है। माइक्रो और माइक्रोसॉफ्ट किन का है पता है आपको? USA का है, उनके अंडर सब। अभी कुछ भी कर रहे हो ना आप अपने किसी भी चीज़ में, जो उनका सॉफ्टवेयर है उनको सब पता लग रहा है। वो एक क्लिक से आपका पूरा हैंग कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो पावर आजकल उसी के पास है जिनको टेक्नोलॉजी पे पूरा दबाव रखा हुआ है, वो पेल देंगे भाई। फिर हम आज बेसिक टर्म्स एंड रिलेटेड टू कंप्यूटर पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले ये वैक्यूम ट्यूब आती है। वैक्यूम ट्यूब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी जो वैक्यूम खाली जगह, इस वैक्यूम को हमेशा ध्यान रखना, मीनिंग इसका खाली जगह होता है, में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो और कंट्रोल करती थी। ठीक है, यूज़ इसको रेडियो, टेलीविज़न, एम्पलीफायर और स्विचेस के लिए यूज़ किया जाता है। इसके डिसएडवांटेजेस पता क्या थे? बहुत बड़ी होती थी, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती थी, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती थी, जल्दी ख़राब हो जाती थी। एग्जाम पॉइंट में यह आपको पूछा जाएगा कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब ही कहा जाता है। ठीक है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। दूसरा आ गया ट्रांजिस्टर हो गया। क्या है ये? ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करता है। ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो एक इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करता है। इसके फंक्शन क्या होता है? स्विच की तरह काम करता है, एम्पलीफायर की तरह भी काम करता है। इसके एडवांटेजेस होते हैं, वैक्यूम ट्यूब से छोटा होता है, कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, फास्ट और रिलायबल होता है, फास्ट और रिलायबल, और सेकंड जनरेशन को ट्रांजिस्टर कहा जाता है। ठीक है,
तो अब हम इंटीग्रेटेड था आईसी की बात करते हैं। आईसी क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट इसका फुल फॉर्म है। ये एक सिलिकॉन चिप होती है, एग्जाम में पूछा जाता है सिलिकॉन, ध्यान रखना, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एक ही चिप पर लगे होते हैं। इसमें क्या होता है? ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर होता है, कैपेसिटर होता है। इसके एडवांटेज क्या होता है? छोटा साइज होता है, फास्ट स्पीड, कम पावरफुल पावर कंज्यूम करती है और रिलायबल होती है, और इसको थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। फिर हो गया माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? ये एक सिलिकॉन चिप होती है जिसमें सीपीयू के मेजर पार्ट्स होते हैं, ध्यान रखना। माइक्रो प्रोसेसर ये एक सिंगल चिप होती है जिसमें सीपीयू क्या होता है? कंप्यूटर जिसके साथ कनेक्ट रहता है, ठीक है। मेमोरी जिसको कहा जाता है, उसके जितने भी मेजर पार्ट्स होते हैं वो इसके साथ कनेक्ट रहते हैं। इसे कंप्यूटर का प्रोसेसर चिप भी कहते हैं, ध्यान रखना, इसको कंप्यूटर का प्रोसेसर चिप भी कहते हैं। काम क्या करता है? इंस्ट्रक्शंस एक्सिक्यूट करता है, बाहर निकालता है। जैसे आपने कोई इनपुट दिया है, उस चीज़ को करके प्रोसेस करके बाहर देगा, आपको प्रोसेस करता है। एग्जाम पॉइंट के हिसाब से ये 4th जनरेशन कंप्यूटर है, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको कहा जाता है, ठीक है। इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। कंप्यूटर के सारे इंस्ट्रक्शंस के प्रोसेस करता है। सीपीयू के मेन पार्ट क्या क्या होता है? एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, कैलकुलेशन एंड लॉजिक ऑपरेशन करता है ये। सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है वो, ठीक है, उसको कहते हैं सीयू। फिर इसका एक तीसरा पार्ट होता है जिसको कहा जाता है मेमोरी यूनिट, टेम्परेरी डेटा स्टोर करती है वो, ठीक है, टेम्परेरी, ध्यान रखना। रैम जिसको कहा जाता है। एग्जाम पॉइंट के हिसाब से कहा जा सकता है आपसे कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? वो होता है सीपीयू होता है, ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखना। फिर हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम क्या होता है? मैग्नेटिक ड्रम एक सिलेंडर शेप्ड स्टोरेज था, ठीक है। ये डेटा को मैग्नेटिक सरफेस पर स्टोर करता था। इसके यूज क्या होता है? ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के में मेमोरी के लिए, ठीक है। मैग्नेटिक ड्रम फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर थे उनके लिए मेमोरी के लिए यूज किया जाता था इसको, ठीक है। फिर हम करते हैं मैग्नेटिक कोर। मैग्नेटिक कोर क्या है? मैग्नेटिक कोर छोटे छोटे मैग्नेटिक रिंग के कलेक्शन होता था, ठीक है, जिसको मैग्नेटिक कोर का छोटे छोटे इसके यूज इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए होता था। ये पुराना कंप्यूटर्स का प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है, मैग्नेटिक कोर। अभी नहीं पूछी जाती है क्योंकि अभी एआई वाला टाइम आ गया, बट आपको पता होना चाहिए। जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ ध्यान रखना एग्जाम पॉइंट के हिसाब से। वो भरोसा नहीं, पूछ लेंगे उधर को मेंटल आ गया एग्जाम हाल में, कुछ भी कर सकता है। फिर मशीन लैंग्वेज क्या होता है? मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की सबसे बेसिक लैंग्वेज है। ये सिर्फ 0 और 1 से शुरू होती है, हमेशा याद रखना लाइफ में। यहाँ पर तो एग्जाम्पल नहीं दी गई है, 0 to 1 ध्यान रखना। बाइनरी लैंग्वेज जिसको कहा जाता है को समझता है कंप्यूटर, हमेशा बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, 0 और 1। इसके फीचर क्या होता है? फास्ट एक्सिक्यूशन होता है, मशीन डिपेंडेंट होती है, लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। एग्जाम पॉइंट के हिसाब से मशीन लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज को दूसरी भाषा में बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, जो 1 and 0 के इससे चलता है सब कुछ सिस्टम जो भी है। फिर हम मेमोरी की बात करते हैं। मेमोरी क्या है? मेमोरी वो जगह है जहां डेटा, इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम स्टोर होते हैं। टाइप प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या क्या चीज़ें आती है? वो आती है रैम एंड रोम। फिर सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? हार्ड डिस्क, एसएसडी एंड पेन ड्राइव, ठीक है, इसमें आती है। ध्यान रखना, रैम एंड रोम बोथ प्राइमरी मेमोरी है, बाकी ये सेकेंडरी है। प्राइमरी मेमोरी होती है, अब आपको मैं क्या बोलूँ, मतलब चलो नीचे बता देता हूँ, क्योंकि अगर इधर मैंने बोलना शुरू हो गया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर, ठीक है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी के टाइम में माना जाता है। ये क्या है मेरे भाई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर को इंसान की तरह सोचना, सीखना और डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी देने की टेक्नोलॉजी है, ठीक है। जैसे बहुत सारे हैं, गूगल असिस्टेंट हो गया, सिरी, एलेक्सा, सेल्फ ड्राइविंग कार, चैट जीपीटी, पता नहीं कौन कौन से आए हुए, मुझे इतने दिमाग में भी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें हैं, ठीक है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं हम, ठीक है। फेस ऑफ कंप्यूटर जनरेशन, द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर इनटू 5 जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन 1940 to 50 वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर बेस्ड, थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैंने अभी यहाँ पे आपको हर एक चीज़ समझाई इसके
बेस पे, एक एक चीज़ बहुत सीक्वेंस वाइज। ठीक है, अब हम सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या होता था, ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। हाँ, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं। देखो भाई, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थे। इनमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज़ होता था। वैक्यूम ट्यूब मैंने आपको पहले भी कहा था, एक वो जगह जो खाली होती थी, अंदर उसके अंदर क्या रन करते थे, अभी बताते हैं आगे हम क्या रन करते थे। इनका टाइम था 1940 टू 1956 के बीच में। मैन टेक्नोलॉजी इनकी यही थी, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर भी इनको माना जाता है। वैक्यूम ट्यूब को सर्किट बनाने के लिए वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था। ये करंट को कंट्रोल करती थी वैक्यूम ट्यूब। इनका लार्ज साइज़ होता था भाई, कंप्यूटर का साइज़ बहुत बड़ा होता था, पूरे एक रूम कमरा ऑक्यूपाई कर लेता। आपने कहीं एग्जाम, हाँ इधर है ना, देख लो भाई, पूरा रूम ऑक्यूपाई कर लेता था। सी एक कंप्यूटर इसमें। और इसकी एग्जाम्पल क्या है, ये वाले कंप्यूटर थे एनहिक, एक रूम जितना बड़ा था ये वही है कंप्यूटर उस वक्त। ठीक है, इनका हेवी वेट होता था भाई, बहुत भारी हेवी वेट होता था, एक जगह से दूसरी जगह लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। इनको उन्हीं कमरों में बनाया जाता था बहुत टाइम लगाने के बाद। हाई पावर कंजप्शन, बहुत बिजली या जो भी इनको लगती थी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी बहुत ज़्यादा आता था। जनरेटेड टू मच हीट, बहुत ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करती थी, इसलिए एसी और कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती थी। लेस रिलायबल, जल्दी ख़राब हो जाते थे, वैक्यूम ट्यूब फ्रिक्वेंटली रिप्लेस करनी पड़ती थी। मशीन लैंग्वेज आपको पता है 0 to 1 से समझते थे, प्रोग्रामिंग बहुत डिफ़िकल्ट थी इसमें। नॉन ऑपरेटिंग सिस्टम था, इन कंप्यूटर्स में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। ठीक है, इधर से समझा रहा हूँ, ध्यान रखना, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था, हर इंस्ट्रक्शन मैनुअली देनी पड़ती थी। इनपुट एंड स्टोरेज में इनपुट एंड स्टोरेज के लिए पंच कार्ड्स, पेपर टेप, स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक टेप यूज़ की जाती थी। मेन यूजेज एक कंप्यूटर मेनली यूज़ होते थे साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए, डेटा स्टोरेज, मिलिट्री वर्क एंड गवर्नमेंट रिसर्च के लिए इन चीज़ों को यूज़ किया जाता था। ठीक है, फिर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूँ कि क्या क्या इसमें चीज़ें रही होंगी। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल्स आपके सामने। ठीक है, ENIAC इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक है, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इसको कहा जाता था। ठीक है, ये किसने बनाया था, जे प्रेस पर इक्कर्ट ने बनाया था, जॉन म्यूशली ने बनाया था। ठीक है, लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी। ठीक है, 18,000 वैक्यूम ट्यूब मेरे भाई। फिर दूसरा आ गया ADVAC, फुल फॉर्म इसकी थी इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। जॉन वन ने इसको के लिए स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट पर बेस्ड इसको डेटा और इंस्ट्रक्शन के मेमोरी में स्टोर कर सकते थे। ठीक है, इसमें ध्यान रखना। तो फिर तीसरा आ गया UNIVAC, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। 1951 में डेवलप हुआ था, पहला कमर्शियल कंप्यूटर माना जाता है। इसके डेवलपर कौन थे, इक्कार्ट थे, म्यूशली, वही जो पहले थे। ठीक है, फिर IBM 650 की बात करते हैं। IBM का पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर था उस वक्त। IBM 701 साइंटिफिक और रिसर्च वर्क के लिए यूज़ होते थे ये, बस, और किसी काम के लिए। ये ना मत सोचना कि पता नहीं कौन सा बम बनाने के लिए यूज़ होते थे, बिल्कुल भी नहीं यूज़ होते थे उन चीज़ों के लिए बारे में। ठीक है, इसकी एडवांटेज क्या रही होगी, फर्स्ट कैलकुलेशन था, ह्यूमन का एक काफ़ी तेज़ ऑटोमेटिक प्रोसेस था, साइंटिफिक कैलकुलेशन में यूज़फुल। और इसके डिसएडवांटेज यही था कि बहुत बड़ा साइज़ था, बहुत हीट प्रोड्यूस करता था, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करता था, मेंटेनेंस एक्सपेंसिव था, मशीन लैंग्वेज ही सपोर्ट नहीं करता था भाई, नहीं मशीन लैंग्वेज ही सपोर्ट करता था, प्रोग्रामिंग डिफ़िकल्ट थी इसमें। तो इन चीज़ों की वजह से इसको काफ़ी, मतलब जहाँ कंप्यूटर चाहिए थे वहीं इनको बनाना पड़ता था, क्योंकि हेवी था, कहाँ चीज़ें उठा के लाएं, बार बार ख़राब होना, सिरदर्दी, आई डोंट नो क्या क्या उस वक्त की बात है। हमने तो हिस्ट्री में जो पढ़ा हम वही आपको बता सकते हैं। ठीक है, फिर हम करते हैं सेकंड जनरेशन में क्या क्या हुआ था। सेकेंड जनरेशन में कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर यूज़ होने शुरू हो गया था। इसी वजह से कंप्यूटर पहले से छोटे, तेज़ और रिलायबल बन चुके थे। ध्यान रखना, सेकेंड जनरेशन में, यहाँ दिख रहा, थोड़ा तो दिख रहा होगा।
टाइम पीरियड 1956-1963, मेन टेक्नोलॉजी इसमें ट्रांजिस्टर था। एग्जाम ट्रिक, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर। इसको रटा लगा लो, ठीक है। ट्रांजिस्टर क्या होता है? एक सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करता है, स्विच की तरह काम करता है, सिग्नल को एम्पलीफाई बड़ा भी करता है। सिंपल एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे घर के स्विच करंट को ऑन ऑफ करते हैं ना, वैसे ही ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कंट्रोल करता था, ठीक है। उसको ही ट्रांजिस्टर कहा जाता है। तो मुझे विश्वास है आप ट्रांजिस्टर का समझ गए। अब बेल लैब्स क्या होता था? बेल लैब, ट्रांजिस्टर के इन्वेंटेशन बेल लैब में हुआ था। बेल लैब में हुआ था। इन्वेंटर कौन थे इसके? जॉन बार्डिन थे, वाल्टर थे एंड विलियम शॉकले थे। ट्रांजिस्टर बेल लैब में, ठीक है। एग्जाम में की पॉइंट्स इसके हम वैक्यूम ट्यूब किस जगह? वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया गया, कंप्यूटर का साइज बहुत कम हो गया, फास्टर स्पीड, पहले जनरेशन से बहुत ज़्यादा फास्ट, प्रोसेस स्पीड इंप्रूव हुई थी, स्मॉलर साइज, रोम साइज, कंप्यूटर की जगह छोटे कंप्यूटर बन गए थे, ठीक है। इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस इजीली थी, चीपर, कम कास्ट, पैसा कम इन पे यूज़ हुआ, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट कम थी, कंप्यूटर पहले से अफोर्डेबल हुए, ठीक है। मोर रिलायबल, जल्दी ख़राब नहीं होते थे, परफॉर्मेंस बेटर थी, लेस हीट। इसमें भी वैक्यूम ट्यूब बहुत हीट प्रोड्यूस करता था जो फर्स्ट जनरेशन था, बट ये सेकंड जनरेशन कम हीट प्रोड्यूस करता था। कूलिंग की ज़रूरत भी कम पड़ती थी, हमेशा नहीं पड़ती थी, जैसे सीजन वाइज नहीं पड़ती होगी हमेशा, ठीक है। इसमें बेटर सीपीयू एंड मेमोरी थी, सीपीयू इंप्रूव हुआ, मेमोरी बेटर हुई, इनपुट आउटपुट डिवाइस इंप्रूव हुए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिर्फ मशीन लैंग्वेज नहीं बल्कि हाई लेवल लैंग्वेज भी यूज़ होने लगी। असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज से इजी मैनीमोनिक कोड्स यूज़ होते थे। अब वो कौन से होते थे? जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ऐड, सब, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। मतलब इन्होंने इतने इतने उसमें कोड यूज़ करने लगे, ठीक है। फिर आ गया इसका जो है मेरे भाई, मैंने आपको असेंबली लैंग्वेज के बारे में पढ़ा दिया, देखा यहाँ पे। फिर फोर्ट्रेन आ गया 1956 में। इसका फुल फार्मूला इसका होता फार्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन। इसका यूज़ साइंटिफिक कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग के लिए होने लगा, ठीक है। फिर ये हो गया ऑलगोल हो गया, इसकी फुल फॉर्म होती है एल्गोरिदमिक लैंग्वेज, ठीक है। इसका यूज़ भी एल्गोरिदम्स के लिए और मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होने लगा। फिर कोबल हो गया ये, और इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये बैंकिंग, बिजनेस, अकाउंटिंग और पेरोल के लिए, मतलब जो बिजी और टेली जानते हैं अकाउंटिंग के रिलेटेड, उनके लिए यूज़ होता था, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान। फिर इनकी मेमोरी ध्यान रखना, सेकंड जनरेशन में यूज़ हुआ था मैग्नेटिक कोर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मैग्नेटिक टेप, डेटा स्टोरेज, मैग्नेटिक डिस्क, सेकेंडरी स्टोरेज इसमें यूज़ होने लगी थी, ठीक है। इसकी एग्जांपल हो गई IBM 1400 सीरीज़, IBM 7090, IBM 7094, यूनिविक 1107, CDC 3600। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या था? एडवांटेज फास्ट प्रोसेसिंग था, स्मॉल साइज था, लेस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन था, लेस हीट जनरेशन, मोर रिलायबल, मेंटेनेंस इजी, हाई लेवल लैंग्वेज सपोर्ट। और डिसएडवांटेज था एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत होती थी। IC बेस्ड कंप्यूटर जितने फास्ट नहीं थे, कॉस्ट अभी भी काफ़ी हाई थी इसकी, ठीक है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। फिर आते हैं हम थर्ड जनरेशन पे, ठीक है। फिर भाई आ गया थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आया। इस जनरेशन में ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड IC का यूज शुरू हुआ। IC की वजह से कंप्यूटर पहले से बहुत छोटे थे, फास्ट, रिलायबल और पावरफुल बन चुके थे, आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप। जैसे फर्स्ट जनरेशन ऐसी थी, सेकंड ऐसे ऐसे चढ़ते गया था, ठीक है। इसका टाइम पीरियड था 1963 से 1971। मेन टेक्नोलॉजी IC में यूज हुई थी, जैसे फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, ये थर्ड जनरेशन है इंटीग्रेटेड सर्कल, ठीक है। टेक्नोलॉजी शिफ्ट क्या हुआ इसमें ध्यान रखना। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज होते थे, थर्ड जनरेशन में इंजीनियर ने ट्रांजिस्टर को एक ही सिलिकॉन चिप में फिट कर दिया, जिससे इंटीग्रेटेड सर्कल कहा जाता है, IC। कंप्यूटर का साइज बहुत कम हो गया, स्पीड बहुत बढ़ गई, पावर कंजप्शन कम होने लगी, रिलायबिलिटी इंप्रूव हुई, ठीक है। फिर IC की बात करते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट एक सिलिकॉन सेमीकंडक्टर चिप होती है। इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एक ही चिप पर लगे होते हैं। IC का चिप कंपोनेंट ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, DODs इसी में होते हैं, ध्यान रखना। ये कंपोनेंट्स मिलकर कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाते हैं।
सिंपल एग्जांपल, पहले 100 अलग ट्रांजिस्टर लगते थे आईसी में, ये सब एक ही चिप के अंदर आने लगे। ट्रांजिस्टर 100 लगते थे, अब वो एक ही चीज़ में आ गए थे, तो साइज डेफिनेटली कम होगा ना। सिलिकॉन चिप क्या होता है, मैंने आपको पहले कहा ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, ना पूरी तरह कंडक्टर ना पूरी तरह इंसुलेटर। इस वजह से सिलिकॉन इलेक्ट्रॉनिक चिप बनने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है पूरा समझा दे, 1 मिनट। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं। इसमें 3rd जनरेशन की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूज़र और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का काम करता है, सीपीयू को कंट्रोल करता है, मेमोरी मैनेज करता है, फाइल्स मैनेज करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। एग्जांपल विंडोज़, ये आ गया LINUX, लिनक्स, यूनिक्स, मैकोस, ध्यान रखना ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, फिर मल्टी प्रोग्रामिंग आ गया इसमें। ठीक है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आने के बाद मल्टी प्रोग्रामिंग पॉसिबल हुई। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, कंप्यूटर एक ही टाइम पर मेमोरी में मल्टीपल प्रोग्राम लोड करता है। जब एक प्रोग्राम वेट कर रहा होता है, सीपीयू दूसरे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। सीपीयू आइडल नहीं रहता, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, टाइम बच जाता है। एग्जांपल, म्यूजिक चल रहा है, फाइल डाउनलोड हो रही है, वर्ड डॉक्यूमेंट भी ओपन है। ये मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट होता है, इस बात का जरूर ध्यान रखना। फिर हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज और बढ़ गया। बेसिक, सॉरी इसमें मैं शायद ऐसे बोल रहा हूँ तो ध्यान रखना, इसका समझ जाना। इसकी फुल फॉर्म होती है बिगनर लार्ज पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक बिगनर के लिए डिजाइन की गई है, इजी टू लर्न, इजी टू राइट, इजी टू डिबगिंग। ठीक है, दूसरी लैंग्वेज फोर्ट्रेन हो गया, कोबोल हो गया, एल्गोल हो गया, बेसिक हो गया, पैस्कल हो गया। ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखना। फिर मिनी कंप्यूटर की बात करते हैं हम। ठीक है, हाई, ये मैं इधर ही से पढ़ रहा हूँ भाई, आप ध्यान रखना, मैं वो थोड़ा आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, बट यही लाइन है। अब मिनी कंप्यूटर की बात करते हैं। 3rd जनरेशन में पहली बार मिनी कंप्यूटर डेवलप हुआ। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, ये मिनी फ्रेम से छोटा और मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं। कॉलेज, इंडस्ट्रीज, स्मॉल कंपनीज, लेबोरेटरीज में इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उनको मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। एडवांटेज क्या रहा हमारी 3rd जनरेशन में, फास्ट स्पीड हुई, आईसी की वजह से प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ी और इंक्रीज हुई। स्मॉल साइज कंप्यूटर के साइज छोटे हो गए, लेस हीट, लेस इलेक्ट्रिसिटी, हाई रिलायबिलिटी रही, लो मेंटेनेंस, बेटर स्टोरेज मिली, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें मिला, मल्टी प्रोग्रामिंग पॉसिबल हुई। और इसके डिसएडवांटेज अभी भी कुछ थे। आईसी बनने की टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव थी। आईसी तो आज भी देखो कितनी में, वो आईसी की प्राइस बढ़ी, कंप्यूटर के प्राइस बढ़ जाते। एयर कंडीशनिंग एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती थी कभी कभी, इन्वायरमेंट ना कि एयर कंडीशनिंग की, इन्वायरमेंट की। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कम्प्लेक्स था। ठीक है, और इसकी एग्जांपल क्या है, IBM 360, IBM 370, PDP 11, यहाँ पे एग्जांपल दी है मैंने। ठीक है, यूनिमिक 1100, कुछ नोट्स में 1106 लिखा होता है, कॉमनली 1108 को 3rd जनरेशन माना जाता है। तो ये आपकी रही 3rd जनरेशन। ठीक है, अब हम आते हैं मेरे भाई 4th जनरेशन में। कुछ भी समझ नहीं आए प्लीज मुझे बता देना। 4th जनरेशन कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। 4th जनरेशन कंप्यूटर में सबसे बड़ा चेंज था माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंटेशन। ध्यान रखना, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंट किया गया था। ठीक है, इस जनरेशन में पूरा सीपीयू को एक ही सिलिकॉन चिप के अंदर फिट कर दिया गया था। इसी कंप्यूटर बहुत स्मॉल, फास्ट, पावरफुल एंड अफोर्डेबल बन गए थे। टाइम पीरियड 1971 टू 1981 के बीच में जो मेन टेक्नोलॉजी थी वो थी माइक्रो प्रोसेसर। इस चीज़ में माइक्रो प्रोसेसर आ चुका था। एग्जाम ट्रिक में आपको बता देता हूँ। 1st जनरेशन आपको पता वैक्यूम ट्यूब है, 2nd ट्रांजिस्टर है, 3rd हो गया इंटीग्रेटेड सर्किट, 4th जनरेशन ये आ गई जिसको कहा जाता था माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, ये एक सिंगल चिप होती है जिसमें कंप्यूटर का सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसके अंदर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU, कंट्रोल यूनिट, CU एंड रजिस्टर्स होते हैं। सब एक ही चिप में इंटीग्रेटेड होते हैं। सिंपल एग्जांपल इसमें आपको बता देता हूँ। पहले सीपीयू बनने के लिए बहुत सारे आईसीज लगती थी, लेकिन 4th जनरेशन में एक ही चिप में सीपीयू बना दिया गया था। समझ गए मेरी बात, एक ही चिप में घुसा दिया सीपीयू। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो रहा है वो 4004 रहा है और 1971 की बात है। इंटेल कंपनी ने दुनिया में पहला कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया। इसने कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में रिवोल्यूशन ला दिया। इंटेल 4004 की फीचर सीपीयू को एक ही चिप में इंटीग्रेट किया, फास्ट प्रोसेसिंग, छोटा साइज, कम पावर कंजप्शन। ठीक है, एग्जाम पॉइंट के हिसाब से फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 है। 1971 में इंटेल कंपनी ने इसका यूज़ किया था।
फिर आ गया VLSI टेक्नोलॉजी, ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड इसको कहा जाता है। फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इस बात का जरूर ध्यान रखना। VLSI टेक्नोलॉजी में लाखों ट्रांजिस्टर एक ही सिलिकॉन चिप पर फिट किए जा सकते हैं, ठीक है। इससे कंप्यूटर का साइज और छोटा हो गया, स्पीड बहुत बढ़ गई है, कॉस्ट कम हो गया, परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई, ठीक है। 4th जनरेशन टेक्नोलॉजी VLSI प्लस माइक्रो प्रोसेसर, ध्यान रखना इसका, ठीक है। अब माइक्रो प्रोसेसर के एडवांटेज क्या हो गया, वही बात, फास्ट स्पीड, स्मॉल साइज, लो कॉस्ट, लेस सीट, लेस पावर कंजप्शन, हाई रिलायबिलिटी। पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, इसमें एक और चीज बता देते, पर्सनल कंप्यूटर का 4th जनरेशन में डेवलपमेंट हुआ। अब हर ऑफिस, स्कूल में, घर में कंप्यूटर यूज होने शुरू हो गए थे आराम आराम से, हर जगह नहीं, मतलब जैसे गांव इलाकों में अभी चीज़ें नहीं पहुंची थी, पर मेन सिटीज़ में इन चीज़ों का आराम आराम से लोग जान रहे थे, समझ रहे थे, ले रहे थे इसको, ठीक है। फिर आ गया, मैं आपको बता देता, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसकी फुल फॉर्म होती है। इस जनरेशन की एंड में GUI का कंसेप्ट पॉपुलर हुआ। GUI में आइकन, विंडोज एंड माउस, जैसे आइकन, अब मेरी ऐप पे आप जाओगे, फैल्कन विद अजय आइकन है, इन चीज़ों का आराम आराम से होने लगा, ठीक है। फिर नेटवर्किंग आ गया, इस जनरेशन में नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव हुई, ठीक है। नेटवर्किंग, इस जनरेशन में नेटवर्क टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव हुई, कंप्यूटर्स को एक दूसरे को कनेक्ट करके डेटा शेयर होने लगा पॉसिबल, जैसे ब्लूटूथ से नहीं कर रहे अभी हम, उस वक्त आराम आराम से हो रहा था, ठीक है। एग्जांपल इसकी क्या रही है, आपके सामने एग्जांपल यहाँ पे रही है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और हमने 4th जनरेशन भी कर लिया, अब हम 5th जनरेशन पे आते हैं, ठीक है। 5th जनरेशन के बाद हम आपको नीचे बताएंगे कि किसको किस तरह आगे का प्रोसेस करना पड़ेगा। तो 5th जनरेशन कंप्यूटर होता है 1980 में, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, ये 1980 के बाद का जो सिस्टम चल रहा है ना, अभी तक ऑन द वे है, अभी तो चलो AI आ गया, ठीक है। फिर भी 5th जनरेशन कंप्यूटर सबसे मॉडर्न जनरेशन है। इस जनरेशन में फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हमारी जनरेशन जो अभी चल रही है AI है। आज जो हम स्मार्टफोन, लैपटॉप और AI टूल जैसे ChatGPT यूज करते हैं, ये इस जनरेशन का हिस्सा है। टाइम पीरियड 1980, प्रेजेंट इसको माना जाता है, प्रेजेंट अभी तक जो ऑन द वे आगे चल रहा है। मेन टेक्नोलॉजी इसमें आई है AI, खतरनाक वाला, ह्यूमन बीइंग की तरह चलता है ये भाई, ठीक है। ये 5th जनरेशन है। अभी के टाइम में एग्जाम में सबसे ज्यादा AI के रिलेटेड ही क्वेश्चन माने जाते हैं, पूछे जाते हैं, तो 5th जनरेशन है AI, ध्यान रखना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5th जनरेशन में आया था। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर्स को इंसान की तरह सोचने, थिंक, सीखना, लर्न, समझना, अंडरस्टैंड और डिसीजन लेना, डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी देता है। AI का मेन फीचर इसमें क्या है, लर्निंग, सीखना, रीजनिंग, ट्रिक लगाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, स्पीच रिकग्नाइजेशन, इमेज रिकग्नाइजेशन। भाई इसका एग्जांपल ChatGPT रहेगा, गूगल असिस्टेंट रहेगा, सिरी रहेगा, एलेक्सा, सेल्फ ड्राइविंग कार्स चाइना में हो रहा है, आपने देखा होगा, वहां पे कोई भी नहीं चलाता गाड़ी भाई, AI चला रहा है, ठीक है। कंप्यूटर ह्यूमन बीइंग की तरह सोचने लगे हैं, ह्यूमन बीइंग लैंग्वेज समझते हैं, वॉइस को रिकग्नाइज कर सकते हैं, इमेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, एक्सपीरियंस से सीख भी ले सकते हैं, इसे कहते हैं मशीन लर्निंग। फोन में फेस अनलॉक AI से यूज हो, AI जैसे आप फोन में फेस लॉक लगाते हो, वो AI करता है भाई, उसको फेस का पता लग जाता है, वरना कौन कर सकता है फेस का भाई। वॉइस रिकग्नाइजेशन, कंप्यूटर इंसान की आवाज़ पहचान सकता है और उसके हिसाब से काम करेगा, जैसे गूगल असिस्टेंट हो गया, सिरी हो गया, एलेक्सा हो गया। फिर मेडिसिन, AI का यूज हॉस्पिटल में होता है, पता है आपको, डिजीज डिटेक्शन, एक्सरे एनालिसिस, MRI रिपोर्ट, रेबूट सर्जरी, पेशेंट मॉनिटरिंग होता है, ठीक है। फिर एंटरटेनमेंट में भी AI का यूज होता है, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन, यूट्यूब सजेशंस, गेमिंग, म्यूजिक ऐप, मूवी रिकमेंडेशन में होता है। ULSI, ये इसकी ULSI टेक्नोलॉजी इसकी फुल फॉर्म होती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, क्रोड्स, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर एक ही चिप में फिट किए जा सकते हैं, एक ही चिप में मिलियंस, सोचो। VLSI लाखों में, VLSI लाखों में और ULSI मिलियंस में। इसकी पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, कंप्यूटर एक ही टाइम पर मल्टीपल टास्क एक्सिक्यूट करते हैं। आप लैपटॉप में सॉन्ग सुन रहे हो, ब्राउजर चला रहे हो, फाइल डाउनलोड कर रहे हो, सब चीज़ें एक साथ कर सकते हो। और 5th जनरेशन कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर आते हैं, लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट टीवी, एयर रेबूट, सुपर कंप्यूटर, ChatGPT आते हैं। और इसमें बाय एडवांटेजेस यही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सपोर्ट, वेरी हाई स्पीड, वेरी स्मॉल साइज, ह्यूज कैपेसिटी, स्टोरेज, इंटरनेट सपोर्ट, वॉइस रिकग्नाइजेशन, फेस रिकग्नाइजेशन, ऑटोमेटिक डिसीजन मेकिंग, हाई एक्यूरेसी एंड मल्टी। और इसके डिसएडवांटेज भी बता देता, डेवलपमेंट कास्ट बहुत ज़्यादा हाई है, प्राइवेसी और सिक्योरिटी रिस्क है, पता ही आपको कुछ भी हो सकता है। अभी जो वेनेजुला में हुआ था, अमेरिका ने उनका पूरा वो हैक कर दिया था,
एआई पर ज़्यादा डिपेंडेंस बढ़ सकती है, कुछ जॉब्स ऑटोमेशन की वजह से रिप्लेस हो सकती है। तो ध्यान रखना ये 5th जनरेशन की वजह से कांड हो रही है, अभी के टाइम में चल रहा है। ठीक है, क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, सेकंड क्लास यहाँ से आगे शुरू करेंगे। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।